भाभी दीदी, हाँ आप ठीक तो है ना? कितना जल गया हाथ? थोड़ा हाथ जल गया पर कोई अफसोस नहीं है इस बात का। बस भीमराव की किताबें बची रहनी चाहिए। रमा, देखो ना, हाथ जल गया है उनका। कुछ लगाओ ना, हल्दी या कुछ, देखो ना। उठिए उठिए। भीमराव, एक बार पहले भी मैंने आपकी किताबें जलाई थी, लेकिन आज इन्हें बचा के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाप का पश्चाताप कर लिया हो। चलिए मैं हल्दी लगा देती हूँ। लो, गुरुजी भी आ गए। गुरुजी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, भीम की पुस्तकों पर कवर चढ़ाने आया था। जरा भीम को बुलाइए पुस्तकें लेकर। जी मैं अभी देखता हूँ। लक्ष्मी, तुम कब आई? और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस वो थोड़ा सा जल गया था, ठीक हो जाएगा। भीम, क्या हुआ बेटा? ये किताबें क्यों ऐसी पड़ी? अरे बता तो सही। कुछ नहीं। इसे तो मिट्टी की तिल की महक आ रही है। कुछ नहीं बाबा, बस वो थोड़ा सा जल गया था, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब जीजाबाई नहीं बदली, लक्ष्मी बदल गई। जीजाबाई को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाने दीजिए पापा। नहीं बेटा, इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। उठाए सारी किताबें। पता नहीं ये भीमराव अभी तक नहीं आया। अरे गुरुजी, ये राम जी का घर नौटंकी का अड्डा है। यहाँ कब कौन सा नौटंकी शुरू हो जाए पता नहीं चल पावत है। और गुरुजी, आप अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ किताबों में जिल चढ़ाने आ गए हैं? कमाल है। यही तो खासियत है इस भीमराव की। सीधे साधे लोगों पर पता नहीं कौन सा जादू चला देता है और वो लोग उसकी गुलामी करने लगते हैं। हितेश, गुरुजी के साथ ढंग से बात करो। नहीं, बोलने दीजिए। हितेश जी,
यदि आप पढ़े लिखे होते या समझदार अनपढ़ होते तो भी आप ये समझ पाते कि प्रेम में किए जाने वाले ऐच्छिक प्रयास भी कई लोगों को गुलामी लग सकता है। यही दुर्भाग्य है कि जिस सामाजिक व्यवस्था और संकुचित सोच के आप गुलाम हैं ना, उन पर आप कभी बात नहीं करते हैं। भैया, ये पुस्तकों को क्या हो गया? मेरी पत्नी जिजाबाई का कारनामा। देख ले हो, कहा गए थे हम? राम जी का घर नौटंकी का अड्डा है। ले शुरू हो गया चौचक नौटंकी। ए जोकू, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकता है? चुप रह। बाबा, अपने घर का विषय इन सबको बताने की क्या जरूरत है? नहीं बताना चाहिए इन्हें। दरअसल मेरी पत्नी ने फिर से भीम की इन किताबों को जलाने की कोशिश की, और मेरी बड़ी बहू, इसने पहले भीम की किताबों को जलाया था, लेकिन आज उसी ने भीम की किताबों को जलाने से बचाया। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। इन सब का जानना बहुत जरूरी था कि आपकी पत्नी कितनी खराब है, और आपकी बड़ी बहू पहले खराब थी, अब अच्छी हो गई। बहुत जरूरी था इन सब का जानना। अच्छा किया आपने। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, भविष्य में भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखी जाएगी, सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो सारे लोगों को साफ साफ पता होना चाहिए ना कि उसके पढ़ने के पक्ष में कौन कौन था और उसके खिलाफ कौन कौन था। ए राम जी, ए, पागल हो गए हो क्या? अरे भीमराव इतना बड़ा क्या बन जाएगा कि लोग उसकी जीवनी को पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे? जागो, जाग जाओ, ये कोरी कल्पनाओं से बाहर आओ। बनेगा बनेगा हितेश जी, भीमराव अवश्य बड़ा बनेगा। इतना बड़ा बनेगा कि इसके जीवन से प्रेरणा लेकर लोग अपने जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। और तुम सब लोग भीमराव के जात के होकर भी भीमराव की जीवनी में इसके विरुद्ध बोलने वाले लोगों में गिने जाओगे। गुरुजी, ये सब छोड़ दीजिए, हम इन किताबों पर कवर चढ़ा दें। काका, कुछ बिछाने के लिए दीजिए। ताई, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आई हूँ। तू मेरे लिए चाय नाश्ता लाई। चाय नाश्ते से ज्यादा मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। ये जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ ना, ये मेरी अपनी की लड़ाई नहीं है, ये हम सब नारी जाति की लड़ाई है। ताई, जब से मैं भी आके आई हूँ, आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह माना है। हर सुख हर दुख में आपने मेरा साथ दिया, इसीलिए आज मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आई।
पर हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। और आपसे भी निवेदन है, आप घर चलो। जख्म छुपाने से ना दर्द कम नहीं होते। तू मेरे लिए चाय नाश्ता लाई, मेरे दुख दर्द में शामिल हुई, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उसके खिलाफ लड़ें जिसने हमें ये जख्म दिए। वरना जैसे आज तक हम अपने पतियों से मार खाते आए हैं ना, उनके जख्मों को छुपाते आए हैं, जीवन भर हम अपने जख्म ऐसे ही छुपाते रहेंगे। ताई, हम औरतें कर भी क्या सकती हैं? कुछ नहीं कर सकते हो तुम सब, क्योंकि यही तुम स्त्रियों का भाग्य है, तुम्हारी नियति और तुम सबका भविष्य। ताई, मैं निकलती हूँ। और तू यहाँ बैठे बैठे मर भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां समाज में हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है। पता है लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि प्रचंड देव अपनी पत्नी को नहीं संभाल सके। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से सोच ले क्या करना है। ये लीजिए, आपको जितना मुझे मारना है ना मार लीजिए, मेरी खाल उधेड़ दीजिए, लेकिन मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। और आप जो बार बार कहते हैं ना कि मेरे घर न जाने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब एक औरत घर पे नहीं पहुंचती है ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके पति को होती है। आज भर की नौटंकी है, जितना मन हो कर ले। आज रात में हमारे आदमी आकर तुझे उठाकर दरिया में फेंक देंगे, फिर सब खत्म। अब आनंद की तबीयत कैसी है? वो क्यों नहीं आया? उनका वहाँ इलाज चल रहा है, पर मुझे आना पड़ा काम करने के लिए। आई बाबा ने कहा है कि वो रहने खाने का देख लेंगे, लेकिन दवाइयों की खर्चे नहीं उठा पाएंगे, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। हाँ, तो पेंशन में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जब बोल रही थी कि अपने लिए कुछ पैसे बचा लो, तब बुरी बन जाती थी मैं। कभी तो अपनी ममता दिखा जीजाबाई। देखा, इस घर में नीचा दिखाने की हर कोशिश की जाती है मुझे, और मुझे बुरा कह कहकर बुरा साबित किया गया है इस घर में। तो मैं बुरी बन ही जाती हूँ, हुई मैं बुरी और बुरी रहूंगी। सब लोग मीठी मीठी बातें करते हैं रिश्तों की, और जब भी मैं अपने पति से अपने हक के लिए कुछ बोलूं तो तूफान उठा लेते हैं। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आनंद भैया के दवाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा। पहले मैंने उनसे कहा था कि आपकी पढ़ाई का खर्चा महाराज जी उठा रहे और घर का खर्चा मैं उठा लूंगी, लेकिन अब ये भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, कोई चिंता मत कीजिए। ये भीम और रमा तो सब कुछ कर देते हैं। वो प्रचंड देव की पत्नी अभी भी जूझ रही है, किसके कारण? इस भीम और रमा के कारण। उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाया, अब आनंद के लिए करेगा। बातें बनाना सीख लो बस इससे। भीम, अब प्रचंड देव की पत्नी का क्या होगा? बाबा, भीम,
बेटा एक औरत तुम्हें ढूंढ रही है। क्या हुआ? प्रचंड देव आज रात अपनी बीवी को दरिया में फेंकवाने जा रहे हैं और मेरे पति भी गए इस काम में। मौका देख के मैं किसी तरह से तुम्हारे पास आई हूं भीम, ताकि तुम कुछ कर सको। देखिए, ये अब उस काकी की किस्मत है कि उन्हें ससम्मान अपने पति के घर वापस जाना है कि दरिया में डूब जाना है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम भीम? तुम्हारे कहने पर उन्होंने ये सारी नौटंकी रची और अब तुम ही उन्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ रहे? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सिर्फ संघर्ष करने के लिए कहा था। इसका मतलब यही होता है कि संघर्ष का जो नतीजा आएगा उसके लिए तैयार रहो। अभी परिणाम उनके पक्ष में आएगा या विपक्ष में, उन्हें तैयार रहना होगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े समाज के ठेकेदार बनते हो तुम, और एक औरत को यूं ही तुमने अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। मतलब इस समाज में किसी के भी साथ अन्याय हो जाए तो लड़ने की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है क्या? जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि इस समाज में रहने वाले हर आदमी की है। और आप कुछ क्यों नहीं कर रही है? आप तो वैसे भी एक औरत है, आप तो उन्हें समझ सकती है ना। आपके उनके साथ संबंध हो गए, आपको उनकी फिक्र है, इसलिए आप यहाँ आई है। आप कुछ कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकती है तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो मैं एक औरत हूँ, ऊपर से मेरे पति प्रचंड देव के यहाँ काम करते हैं। मेरे हाथ में क्या है? कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सृष्टि का सृजन करने वाली अपने होने का बोध करे तो उसी के हाथ में सब कुछ है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। भीम सही कह रहा है। हम आप सबके लिए हर बार आकर लड़ तो नहीं सकते ना, इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है आप देख लीजिए। हाँ देखिए, हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी तब तक कोई रास्ता कैसे निकलेगा? आपकी एक कोशिश आपके ताई की जान बचा सकती है और आपको अपने घर में सम्मानजनक जीवन दे सकती है। चल बेटा। इसे उठाओ, ले जाओ और दरिया में फेंक दो। अच्छा छोड़ो मुझे। अरे चलो। अच्छा, हो गई ना तेरे मन की? अब कल सुबह कोई हमें मुंह पर ये ना कहे कि हम तेरे कातिल हैं, मगर दिल से तो सभी मानेंगे कि हमने तुझे ठिकाने लगाया है। भविष्य में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे इतने बड़े आदमी ने अपनी पत्नी को घर लाने की बजाय ठिकाने लगा दिया। अच्छा, तू मानती है हमें बड़ा आदमी? अरे तेरी नजर में बड़ा आदमी तो वो भीमराव है, जो तुझे भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर अफसोस, नजर उठाकर चारों तरफ देख कि तेरा वो बड़ा आदमी भीमराव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देख, ध्यान से देख, कहाँ है वो? अब एक काम करो, इसे उठाकर ले जाओ और दरिया में फेंक दो, और कल सुबह आ जाना हमारे घर में इसकी मौत का मातम मनाने। चलो। अरे ऐसे कैसे मातम मनाएंगे?